दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास में दोस्तों मैं 134वें लेक्चर को लेकर हाजिर हूँ और बहुत खुशी मुझे मिल रही है दोस्तों कि आज हम लोग 4000 सवाल कवर करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके पहले बहुत सारे वीडियोज आपको दिए गए, कहने का मतलब 133 वीडियो आपको दिया जा चुका है। 134वें नंबर पर आज हम चर्चा कर रहे हैं और ये मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास चली, ठीक है। इसी सिक्वेंस में दोस्तों आपको प्राचीन इतिहास भी पढ़ाया गया, एंशिएंट हिस्ट्री, और इसी सिक्वेंस में आपको मध्यकालीन भारत का इतिहास यानी कि मिडावल हिस्ट्री के सवाल भी आपको कराए गए, ठीक है। कोई भी टॉपिक कहीं छोड़ा नहीं गया है और विस्तार से चर्चा किया गया। आज हम कवर करने वाले 3991 से लेकर के 4020 तक के सवालों के बारे में, ठीक है। तो देखते हैं क्या कुछ नया मिलता है। और आज का जो हमारा टॉपिक है यह है भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि हुआ था 1942 में, और नौसेना विद्रोह से संबंधित सवाल हम लोग करने वाले हैं। कई सारे बच्चों को लगेगा कि सर किस तरह के प्रश्न आज हम पढ़ेंगे, तो चलिए मैं आपको बता ही देता हूं। जैसे मान लीजिए सवाल आपसे आपकी परीक्षा में पूछ लिया कि कांग्रेस ने कब और कहां पर भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया था। ठीक है, 1942 में आया था, लेकिन यह प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया था, किसकी अध्यक्षता में पारित किया गया था। अगर इस तरह के सवाल बने तो क्या आप अपना जवाब तैयार रखें? आप बताइए इसका जवाब क्या है। या अगला सवाल दे दे कि 1942 में किस ऑपरेशन के तहत कांग्रेस के सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, उन्हें अलग अलग जेलों में भर दिया गया। ये कौन सा आंदोलन चल रहा था, ये कौन सा आंदोलन नहीं, कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, ये अंग्रेजों के द्वारा चलाया गया था, उसका नाम क्या है। या फिर भारत छोड़ो आंदोलन में गुप्त कांग्रेस रेडियो का संचालन किस महिला ने किया था। वैसे पूरी की पूरी टीम थी, लेकिन फिर भी दोस्तों ये भूमिगत आंदोलन जो चल रहा था इसका नेतृत्व कौन कर रहा था। भारत छोड़ो आंदोलन में कौन सा अमेरिकी पत्रकार महात्मा गांधी के साथ खड़ा था। जी हां दोस्तों, उसने कौन सी किताबें लिखी, किस तिथि को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाने का आह्वान किया। या फिर 1942 में किन नेताओं ने वायसराय की कार्यकारी परिषद से त्यागपत्र दे दिया। ठीक है, तो बहुत सारे अच्छे अच्छे सवाल हैं। जब आप साथ में जुड़ेंगे तो निश्चित रूप से आप समझ पाएंगे कि क्या कुछ आपको पढ़ाया गया। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। याद रखेंगे स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से अभी आप सभी के लिए दोस्तों मॉडर्न हिस्ट्री का एक फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया गया है। ये बैच दोस्तों बहुत ही शानदार सा है, ठीक है। देखिए मैंने आपसे प्रॉमिस किया था दोस्तों कि आप विषय को एक बार पढ़िए और उसके बाद भारत का कोई भी एग्जाम दीजिए, बड़ा से बड़ा एग्जाम, छोटे से छोटा एग्जाम, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। आप एक बैच पढ़ के कंप्लीट कर सकते हैं और आप एक बार ज्वाइन करिए हमारे फाउंडेशन बैच को, फिर आप कहेंगे सर जबरदस्त क्वालिटी कंटेंट, आप रह नहीं पाओगे दूसरे बैच को लिए बिना। ठीक है, ये मैं चैलेंज कर रहा हूं आप सभी को, ठीक है। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके संपर्क कर सकते हैं कि सर किस तरह से ज्वाइन किया जाए। आप यहां से पूछताछ कर लीजिए, आप बैच को ज्वाइन कर पाएंगे हमारे वेबसाइट या एप्लीकेशन के माध्यम से। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। आज हमारा 134वां लेक्चर है। 3991 से 4020 तक के सवाल करने चल रहे हैं। भारत छोड़ो आंदोलन और नौसेना विद्रोह से संबंधित सवालों को किया जाएगा। पहला और आसान सवाल, ठीक है, शुरुआत तो आसान से करेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन की रणनीति दोस्तों किसने बनाई थी। जी हां दोस्तों, ये रणनीति किसने बनाई थी, तो जवाब में आप कांग्रेस भी बोल सकते हैं और जवाब में महात्मा गांधी भी आ सकता है, लेकिन सही मायने में अगर आप बात करेंगे ना तो याद रखेंगे रणनीति किसकी थी दोस्तों, महात्मा गांधी जी की रणनीति थी। और कब बनाई गई थी दोस्तों, अगर सवाल आए कि कब बनाई गई थी तो क्या बताएंगे, याद रखेंगे 1942 ईस्वी में। जी हां दोस्तों, इस आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी जी ने 1942 में किया था। और इस आंदोलन के बाद मैं आपको बताऊं जो ब्रिटिश थे दोस्तों, जो ब्रिटिश थे उन्होंने दोस्तों इस आंदोलन के दौरान, ये भारत का पहला ऐसा आंदोलन था जिस आंदोलन के दौरान आपने सुना होगा आंदोलन में लाठीचार्ज होना आम बात है। आपने लाठीचार्ज होना आम बात समझा होगा कि सर लाठीचार्ज तो हो सकता है, अगर आंदोलन कहीं पे चल रहा है तो लाठीचार्ज जैसी चीजें हो सकती हैं। लेकिन कभी आपने सुना है कि किसी आंदोलन में कोड़े बरसाए गए हों? क्या आपने सुना है कहीं कि किसी आंदोलन में क्या हो गए दोस्तों, कोड़े बरसाए गए हों? किसी आंदोलन में दोस्तों मशीन गन से फायरिंग किया गया हो? जी हां दोस्तों, मशीन गन से क्या किया गया हो, फायरिंग किया गया हो। इतना ही छोड़िए, यहां पर दोस्तों बम फेंके गए हो, बम फेंके गए हो, तो आप कह सकते हो एक ऐसा आंदोलन था जिसको समाप्त करने के लिए अंग्रेजों ने हर एक संभव प्रयास किया। जितने तरह की मानव निशंसताएं हो सकती थी, याद रखेगा, जितने भी तरह के मानव निशंसताएं हो सकती थी दोस्तों, वो सभी अंग्रेजों ने यहां पे काम किया है कि कैसे भी करके इस आंदोलन को समाप्त किया जाए। आप समझ सकते हैं बहुत सारे आंदोलन में असहयोग भी हुआ, चौरी चौरा भी हुआ, लेकिन इतनी बुरी स्थिति कभी नहीं हुई जो भारत छोड़ो आंदोलन में हुआ था। इसीलिए दोस्तों महात्मा गांधी जी ने यहां पर क्या कहा, महात्मा गांधी जी का नारा दिया, यहां पर क्या दिया, करो या मरो। क्या दिया दोस्तों, करो या मरो का नारा दिया था। आप समझ जाइए, उसके पीछे कई सारे रीजन थे, कई सारे कहानियां थी, इस वजह से दोस्तों ऐसा हुआ है। अगला सवाल देखिए, लिख रहा कांग्रेस ने कब और कहां
कब दे दिया और कहां दे दिया। तो देखो कब का जवाब तो सिंपल सा है कि 1942 में आंदोलन हुआ था, तो 1942 में ही कांग्रेस ने किया होगा। कहां पर किया दोस्तों, तो ये अच्छा सवाल है, याद रखें दोस्तों। वैसे इसकी शुरुआत तो दोस्तों वर्धा आश्रम से हुआ था और किसने किया था, महात्मा गांधी जी ने किया था। लेकिन यहां सवाल थोड़ा सा अलग है, ठीक है। सवाल में पूछ रहा है कि कांग्रेस ने कहां से किया था, तो याद रखेंगे जो महात्मा गांधी का आश्रम था तो यहीं से किया था, और किसकी अध्यक्षता में किया था यह दोस्तों ध्यान रखना है। याद रखेंगे इस समय अध्यक्षता किसकी चल रही थी, मौलाना अबुल कलाम आजाद की, ठीक है। और दोस्तों इनको लगातार 5 साल के लिए अध्यक्ष बनाया गया था, ठीक है। मौलाना अबुल कलाम आजाद जी को कितने वर्षों के लिए अध्यक्ष चुना गया था, तो याद रखेंगे 5 वर्षों के लिए अध्यक्ष चुना गया था, ठीक है। तो ये भी आप याद रखेंगे, बहुत शानदार सा सवाल है। अभी आप आगे बढ़ते चलिए, फिर मैं आपको और भी बहुत सारी चीजें दिखाता हूं, समझाता हूं कि और क्या क्या प्रश्न यहां से बनता है। लिख रहा है दोस्तों, करो या मरो का नारा ये किसने दिया, तो पीछे दोस्तों आपको कहानी बनाकर सुना दिया हूं कि नारा किसके द्वारा दिया गया। ये नारा महात्मा गांधी जी ने दिया था, जिसका नाम है डू और डाई या करो या मरो का नारा, ठीक है। और किसकी वजह से दोस्तों, एक चीज और याद रखेगा, यहां पर ब्रिटिश थे जो, उन्होंने क्या किया दोस्तों, सारे ब्रिटिशर्स मिलकर के यहां पर सारे जो जितने भी कांग्रेसी नेता थे दोस्तों उनको गिरफ्तार करना शुरू कर दिए, ठीक है। उनकी गिरफ्तार करना शुरू कर दिए ब्रिटिश लोग, क्या करने, गिरफ्तार करने लगे किसको, कांग्रेसी नेताओं को। कांग्रेसी नेताओं की गिरफ्तारी हो गई, जिसमें महात्मा गांधी और जितने भी थे सब नेता गिरफ्तार हो गए। इसीलिए दोस्तों ये आंदोलन क्या हो गया, भूमिगत हो गया। तो याद रखेंगे भारत का पहला भूमिगत आंदोलन था। क्या था दोस्तों, पहला भूमिगत आंदोलन था, जिसमें लोगों को जोड़े रखने के लिए रेडियो वगैरह का भी प्रयोग किया गया और भूमिगत तरीके से इस आंदोलन का प्रचार प्रसार किया गया, ठीक है। अगला सवाल पढ़िए, लिख रहा भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होते ही अंग्रेजों ने किस ऑपरेशन के तहत कांग्रेस के सभी प्रमुख नेताओं को क्या कर लिया, गिरफ्तार कर लिया, और गिरफ्तार करके उन्हें अलग अलग जेलों में रखा, अलग अलग जेलों में रखा। आपको पता है अलग अलग जेलों में क्यों रखा, जेलों में रखा क्यों, अगर एक साथ रख देंगे तो कोई ना कोई प्लान बना लेंगे ये सब कांग्रेसी नेता, और आजादी के लिए इनका मुहिम और भी तेज हो जाएगा, इसलिए दोस्तों इनको अलग अलग रखा गया। यहां पर जो ऑपरेशन चलाया गया उसका नाम है ऑपरेशन जीरो आवर। क्या नाम है दोस्तों, ऑपरेशन जीरो आवर। जी हां दोस्तों, यानी शून्य घंटा, जीरो मतलब शून्य, आवर मतलब होता है घंटा, ठीक है। तो शून्य घंटे में दोस्तों सभी नेताओं को गिरफ्तार किया जाए, और इसके तहत दोस्तों सबको गिरफ्तार किया भी गया और अलग अलग जेलों में रखा गया। लिख रहा भारत छोड़ो आंदोलन का सर्वाधिक प्रभाव अगर देखा जाए तो ये दोस्तों ये किन स्थानों पर देखने को मिलता है, तो इसका प्रभाव दोस्तों वैसे देखने को मिलेगा आपको बंबई में, क्योंकि शुरुआत कहां से हुई थी दोस्तों, बंबई में। तो तीनों जो प्रेसिडेंसी थी, बंबई प्रेसिडेंसी हो गया, इसके अलावा मद्रास प्रेसिडेंसी हो गया, और क्या हो गया दोस्तों, बंगाल प्रेसिडेंसी हो गया। तो याद रखेगा ये तीनों प्रेसिडेंसी में इसका आंदोलन जो है चरम पे चल रहा था। इसके अलावा दोस्तों उत्तर प्रदेश, जिसे हम मध्य संयुक्त प्रांत के नाम से जानते थे, मध्य नहीं, जिसे हम संयुक्त प्रांत कहते हैं, संयुक्त प्रांत कहते हैं, ठीक है। यहां भी दोस्तों ये आंदोलन चल रहा था, ठीक है। तो तीनों प्रेसिडेंसी सहित आप उत्तर प्रदेश को ले लीजिए और अंतिम में आप बिहार को ले लीजिए। बिहार हर आंदोलन में साथ खड़ा रहा है। तो याद रखेंगे भारत छोड़ो आंदोलन अगर विस्तार देखेंगे तो यही विस्तार था, यानी तीनों प्रेसिडेंसियों में आंदोलन चल रहा था, और उत्तर प्रदेश और बिहार का जो क्षेत्र था वहां भी यह आंदोलन चल रहा था। मतलब प्रमुख रूप से चल तो रहा था पूरे भारत में, लेकिन दोस्तों यहां पर ज्यादा देखने को मिलता है। लेकिन आप भारत छोड़ो आंदोलन के प्रमुख नेता थे, बहुत अच्छा सवाल कर दिया दोस्तों। देखिए प्रमुख नेता वो भी दोस्तों जो भूमिगत आंदोलन चल रहा था, मैं उसकी बात कर रहा हूं, ठीक है। भूमिगत आंदोलन जब स्टार्ट हो जाता है, मैं उस भूमिगत आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में पूछ रहा हूं। ऐसे तो कांग्रेस के सभी नेताओं का नाम आता है, ठीक है। तो दोस्तों जब इसकी बात करेंगे तो यहां पर आइएगा, यहां पर नाम याद रखेगा उषा मेहता का, एक एक करके नाम मैं बता रहा हूं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उषा मेहता का, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों याद रखेंगे क्या नाम है, पहले ही दिमाग से उतरने लग रहा है, ठीक है। उषा मेहता, मतलब इतना ज़्यादा नाम है यहाँ पे ना, और मैं इतना ज़्यादा तैयार करके रखा हूँ कि अभी तुरंत अब बोल ही रहा हूँ तभी दिमाग से गायब हो रहा है कि अगला नाम क्या होगा, ठीक है। चलिए अरोड़ा आसफ अली का नाम, अरोड़ा याद रखिए, दिमाग में सब है, कोई दिक्कत नहीं है। अरोड़ा आसफ अली का नाम, ठीक है। राम मनोहर लोहिया जी का नाम है, राम मनोहर लोहिया जी का नाम है, ठीक है। जयप्रकाश नारायण जी का नाम है, ठीक है। जयप्रकाश नारायण जी का नाम है। दोस्तों ये प्रमुख नेता थे जब ये ऑपरेशन जीरो आवर चला, तो जीरो आवर के बाद इस पूरे मुहिम को थामा था इन लोगों ने, ठीक है। इसलिए इन लोगों का नाम बता रहा हूं आपको, ठीक है। और कौन कौन थे ध्यान से पढ़ते जाइए, ठीक है। बीजू पटनायक थे, ठीक है। बस किया जाए तो कम से कम आपको 5-6 नेता का नाम तो पता ही होना चाहिए। दोस्तों आगे चल के सुचिता कृपलानी उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री बनती हैं। ये सुचिता कृपलानी भी दोस्तों इसी आंदोलन से जुड़ी थी, ये भी याद रखिएगा। जब कभी कूट वगैरह बनाता है ना तब इस तरह के चीजें देता है, ठीक है। एक अलग पेन से यहां लिख दे रहा हूं, ठीक है। यहां लिख लीजिए 7वें नंबर पे, 6वां नहीं 7वें नंबर पे आरपी गोयनका। क्या नाम है दोस्तों, आरपी
गोयनका। ठीक है, चलिए बहुत है दोस्तों, 7 आपके लिए। तो दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन जब ये भूमिगत हो गया, कांग्रेस के सभी नेता गिरफ्तार हो गए, उस समय इस भारत छोड़ो आंदोलन का मुहिम किसने थामा था? इन सारे लोगों ने थामा था, याद रखेंगे। ठीक है, अगला सवाल पढ़िए, अगला क्या लिख रहा है? अगला लिख रहा है दोस्तों कि भारत छोड़ो आंदोलन में गुप्त कांग्रेस रेडियो का संचालन ये किस महिला ने किया? ठीक है, ये रेडियो संचालन वाले जब सवाल करेगा ना, तब यहां पर आप गिनती के एक महिला का नाम विशेष रूप से आप याद रखेंगे, उषा मेहता का नाम। ठीक है, क्योंकि उषा मेहता की जो एक्टिविटी थी दोस्तों, वो खास करके किस पे थी? वो गुप्त कांग्रेस रेडियो के संचालन से संबंधित थी, याद रखेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कौन सा अमेरिकी पत्रकार ये महात्मा गांधी के साथ चल रहा था? तो इसका नाम क्या दोस्तों? लुई फिशर। क्या नाम है दोस्तों? लुई फिशर। ठीक है, लुई फिशर बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखेंगे, लुई फिशर। आगे चल के दोस्तों लुई फिशर ने महात्मा गांधी जी के ऊपर दोस्तों एक किताब भी लिखा है, और उस किताब का नाम भी आपसे परीक्षा में पूछा जाता है, तो याद रखेंगे उस किताब का नाम है द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। क्या नाम है दोस्तों? क्या नाम है? द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। ये दोस्तों लुई फिशर द्वारा लिखी गई किताब है, जो कि महात्मा गांधी जी से संबंधित है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। समझ में आ रहा है ना? एक एक सवाल दोस्तों इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से पढ़ते जाइए, कहीं बाहर से सवाल नहीं आएगा, आप मन लगा के पढ़ेंगे। देखिए ऐसे हम 134 लेक्चर पे नहीं पहुंच चुके हैं। ठीक है, आप जाके पीछे की भी वीडियोस देखिए और रिवाइज करते चलिए। ठीक है, जब भी परीक्षा है ना, आप टॉपिक का नाम डालिए, आगे स्टडी 91 लिखिए और उस वीडियो को आप तत्काल रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, अगला देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन में किस दल ने हिस्सा नहीं लिया? तो देखो एक ही दल को हमसे दिक्कत चल रही थी, या कांग्रेस से दिक्कत चल रही थी, वो दल कौन सा था दोस्तों? याद रखेंगे, मुस्लिम लीग। कहीं हिस्सा नहीं लेता है, इनको बस खाली अलग राष्ट्र चाहिए, पाकिस्तान चाहिए, इनको देश दुनिया से कोई मतलब नहीं। ठीक है, इनको खाली अपना अलग राष्ट्र चाहिए, बंटवारा चाहिए। ठीक है, पा तो गए पाकिस्तान, चलाओ ना पाकिस्तान में, चलाओ पाकिस्तान का शासन। क्या कर लिए बताओ? रहे होते भारत में तो भूखे नहीं मरते, रहे होते भारत में तो भूखे नहीं मरते। मिल तो गया पाकिस्तान, चला लिए पाकिस्तान। 100 साल भी नहीं चला पा रहे, 75 साल में तुम्हारी हालत ऐसी हो गई कि मतलब भागना पड़ रहा है देश छोड़ करके, ये हालत हो गई है, कुछ भी कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, खाने और दाने दाने के मोहताज हो गए हो, और ये सोचो ये इसीलिए मर रहे थे। ठीक है, तो इनकी हठ धर्मिता ही इनको दोस्तों बर्बाद करके रखी। आप देख लीजिए खुद ही इनकी हालत क्या है। मुस्लिम लीग ने अपने किस अधिवेशन में बांटो और छोड़ो का नारा दिया था? जिस तरह से महात्मा गांधी जी ने दोस्तों क्या दिया था? भारत छोड़ो का नारा दिया था, इन्होंने दोस्तों बांटो और छोड़ो का नारा दिया। और ये नारा कब दिया था दोस्तों? आगे चल के कराची अधिवेशन होता है। कहां पर होता है दोस्तों? कराची अधिवेशन होता है। और कब दोस्तों? ये अधिवेशन 1942 के बाद हुआ है। ठीक है, तो याद रखेंगे कराची अधिवेशन होता है दोस्तों 1943 में। तब जाकर के इन्होंने क्या दिया दोस्तों? एक नारा दिया है, बांटो और छोड़ो। ठीक है, बांटो मतलब ये नहीं, बांटो का मतलब क्या है? देश बांटने की बात कर रहे हैं भैया, देश विभाजन की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये किसकी बात कर रहे हैं कि देश विभाजन करो, छोड़ो हमको अलग करो। ठीक है, तो ये हमेशा से अलग होना चाहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, लिख रहा किस तिथि को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाने का आह्वान किया? हमेशा तो मनाते रहते हो। ठीक है, कभी पाकिस्तान दिवस, कभी सीधी कार्यवाही। ठीक है, और देखो इनको शर्म भी नहीं आती। देश चुनाव किस तिथि को किए हैं? 23 मार्च को। 23 मार्च को इनको लाज शर्म नहीं आती। भगत सिंह को फांसी मिला था, जिसे हम शहीद दिवस के रूप में याद करते हैं। ठीक है, कि हमारे देश ने एक अद्भुत होनहार बच्चे को खो दिया। ये लोग उस दिन क्या मना रहे हैं? पाकिस्तान दिवस मना रहे हैं। ठीक है, तो आओ, पाकिस्तान दिवस 23 मार्च 1943 को इन्होंने मनाया है। ठीक है, मुस्लिम लीग ने 1943 में भारत छोड़ो आंदोलन के बाद। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। लिख रहा है कि गांधी जी ने आत्मशोधक उपवास कब शुरू कर दिया? आत्मशोधक मतलब वही बिना अन्न जल ग्रहण किए दोस्तों ये बैठ गए आमरण अनशन पर। ठीक है, क्या दोस्तों? आमरण अनशन पर बैठ गए। और इसके बाद दोस्तों क्या हुआ? अब तबियत खराब होगी, जाहिर सी बात है, अंग्रेज डर के मारे गांधी जी को बाहर निकाल देंगे, सोचेंगे कहीं इनको कुछ हो ना जाए। तो याद रखेंगे 10 फरवरी को दोस्तों महात्मा गांधी जी ने यह कहानी स्टार्ट कर दिया। 10 फरवरी 1943 को महात्मा गांधी जी ने यह आत्मशोधक आंदोलन दोस्तों स्टार्ट कर दिया, जेल के अंदर ही। ठीक है, आगे देखिए, लिख रहा ब्रिटिश सरकार की क्रूरता के विरोध में, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने, मैं आपको पीछे बताया ना, कि कोड़े बरसाई, लाठी चार्ज किया, मशीन गन से फायरिंग किया, गोला बारूद चलाए, सब किया जो कर सकते थे, जितनी बुरा से बुरा काम कर सकते थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इन ब्रिटिशों ने वो सब कुछ कर दिया। और उसी के विरोध में याद रखेंगे बहुत सारे नेताओं ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से क्या कर दिया? अपना त्याग पत्र दे दिया। ठीक है दोस्तों, एक नाम मैंने आपको शुरू में बताया था। ठीक है, नाम था होमी मोदी। अगर आपको याद हो होमी मोदी, तो दोस्तों मैंने बताया था जो पहला गोलमेज सम्मेलन था उसमें होमी मोदी ये पूंजीपति वर्ग का दोस्तों क्या कर रहे थे? प्रतिनिधित्व कर रहे थे। और वहां पे गए थे जो 1930 में हुआ था, हमने उसकी बात किया था। ठीक है, चलिए इनका नाम याद रखेगा। दूसरे व्यक्ति हैं दोस्तों एस एस अडे। क्या नाम है दोस्तों? एस एस
SS अड़े, नाम ही इनका ऐसा है दोस्तों, तो याद रखेगा इस अड़े भी अपनी बात पर अड़े रहे और याद रखेंगे यहां पर इस कार्यकारी परिषद से क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया। तीसरे व्यक्ति थे दोस्तों नील रंजन सरकार। क्या नाम था दोस्तों, नील रंजन सरकार। अच्छा, आप लोग भी सोच रहे होंगे ना कि नितिन सर पता नहीं कहां से ढूंढ के लाते हैं, क्या पढ़ाते हैं, ठीक है, हमने कभी सुना ही नहीं। देखिए नितिन सर वो देते हैं जो आपने नहीं पढ़ा। आप विचार करिए कि आपने क्यों नहीं पढ़ा। अगर आपने कहीं कोचिंग किया तो आपको क्यों नहीं पढ़ाया गया, अगर आपके पास किताब है तो उस किताब में सारी लाइन क्यों नहीं दी गई है। ये तो दोस्तों आपको पढ़ना सीखना पड़ेगा ना। तो अगर आप हमारे साथ हैं तो हम तो मेहनत करके आपको नई नई चीजें देंगे। और मैं एक चीज और बता दूं, आपको जो मैं फाउंडेशन बैच लेने की बात करता हूं, ये फाउंडेशन बैच का 10% भी नहीं है, इसको आप कुछ मत मानो। ये हमारे फाउंडेशन बैच के आगे ये कुछ भी नहीं है। वाली क्लास जिसको आप इतना महान समझ रहे हैं, ये आपकी नजर में महान होगा, मेरे लिए क्लास एकदम मतलब कुछ नहीं है, नाम मात्र की चीजें। इसको मैं डेमो मान सकता हूं कि मेरे फाउंडेशन बैच का डेमो है। आप क्वालिटी देख लो कि क्या क्वालिटी से यहां चीजें पढ़ाई जा रही हैं। 30 क्वेश्चन ही कराता हूं लेकिन चैप्टर का निचोड़ दे देता हूं। विश्वास नहीं हो तो किताब खोलो और कोई ऐसा पॉइंट ढूंढ के बताओ जो इसमें क्वेश्चन के फॉर्मेट में न लिखा हो, ठीक है। तो आपको लगेगा कि नहीं, हर एक चीजें यहां पर मेंशन है, लेकिन फिर भी फाउंडेशन बैच इससे कई हजार गुना बेहतर है। आप आइए, ज्वाइन करिए, फिर बताइए कि मैं जो कह रहा हूं सत्य है कि नहीं, ठीक है। आगे बढ़िए। लिख रहा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया में समानांतर सरकार की स्थापना किसने की। देखिए जब एक तरफ भारत छोड़ो आंदोलन चला था तो सारे नेता तो गिरफ्तार हो गए, दूसरी तरफ दोस्तों अस्थाई सरकार या अस्थाई सरकार ही मान सकते हैं क्योंकि इसको किसी ने परमिशन तो दिया नहीं था। तो याद रखेगा बलिया में जो सरकार बना था वो चित्तू पांडे ने बनाया था। किसने बनाया था दोस्तों, चित्तू पांडे नामक एक व्यक्ति थे जिन्होंने बलिया में क्या किया दोस्तों, अस्थाई सरकार बनाई। और ये अस्थाई सरकार सब चली भी कि नहीं चली, नहीं चली भाई, ठीक है। कितने दिन चली तो याद रखेंगे 7 दिन चली, ठीक है। शुरुआत में जब बना था दोस्तों तो 7 दिन दोस्तों ये अस्थाई सरकार चली है, ठीक है। और बनी कब थी दोस्तों, तो जब ये आया कौन सा आंदोलन चलाता है, भारत छोड़ो आंदोलन, अगस्त 1942 में, ठीक उसी समय की घटना है दोस्तों। ये आंदोलन उसी समय स्टार्ट हो गया था चित्तू पांडे जी के द्वारा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बलिया में समानांतर सरकार स्टार्ट हो गया था और चित्तू पांडे जी ने इतना माहौल क्रिएट कर दिया कि जेल के अंदर से राजाओं को या फिर जो गिरफ्तारी दिया गया था, राजा मतलब बहुत सारे देसी रियासत के लोग थे वो भी बनते, उनको पहले रिहा कराया, साथ ही साथ जो कांग्रेस के नेता थे उनको रिहा कराया। अपने से जब सरकार बन गई तो ये रिहा कराना स्टार्ट कर दिए। देखिए स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से कई सारी किताबें आई हैं। ये किताब अलग अलग परीक्षा के लिए, अलग अलग विषय के लिए है, तो मौका दीजिए, जुड़िए हमारे साथ। जो इंसान यूट्यूब वाली क्लास के लिए इतना मेहनत कर सकता है, सिंपल सी बात है, हमारे फाउंडेशन बैच और हमारे किताबों में जो कुछ दिया दोस्तों और भी ज्यादा बेहतर दिया, और भी ज्यादा शानदार दिया हुआ, ठीक है। आगे बढ़िए। लिख रहा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कहां स्थापित समानांतर सरकार दिसंबर 1942 से सितंबर 1944 तक चली, ठीक है। 42 से लेकर 44 तक यानी लगभग 1.5-2 साल चली दोस्तों। तो याद रखिएगा तामलुक में सरकार बनी थी। सर ये तामलुक कहां पड़ता है, ये अच्छा सवाल कर दिया। ये तामलुक पड़ता है भैया मिदनापुर में, ठीक है। सर ये मिदनापुर कहां पड़ता है, ये मिदनापुर पड़ता है दोस्तों पश्चिम बंगाल में, ठीक है। तो पश्चिम बंगाल वाली जो सरकार थी वो थोड़ा लंबा चली, ये 42 से लेकर 44 तक चली। 2 साल कंप्लीट तो नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन फिर भी चली, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान तामलुक में स्थापित समानांतर सरकार को किस नाम से जाना जाता था दोस्तों, इसको एक और नाम है, इतिहास में जब कभी पढ़ेंगे ना तो तामलुक नहीं मिलेगा, हमेशा आपको जातीय सरकार मिलेगा। क्या मिलेगा दोस्तों, जातीय सरकार मिलेगा। सर एक बात बताइए, जैसे बलिया वाले का नेतृत्व चित्तू पांडे जी कर रहे थे, इसका भी नेतृत्व कोई कर रहा था क्या, जी हाँ दोस्तों, इसका भी नेतृत्व अनेक लोग कर रहे थे। इसमें अनेक जो है वहां के लोकल लोग थे, लेकिन दोस्तों इसमें एक संघ काम कर रहा था, ठीक है। ये जो जातीय सरकार था इसमें विद्युत वाहिनी संघ बना था। क्या बना था दोस्तों, एक विद्युत वाहिनी संघ बना था। तो नाम इसी का आता है, इसी विद्युत वाहिनी संघ का नाम ही आता है, जिसने क्या किया था, इस मिदनापुर के अंदर दोस्तों क्या करा था, तामलुक में एक अपनी सरकार बनाई थी। सशस्त्र विद्युत वाहिनी आप इसे कह सकते, ठीक है। क्यों, ये हाथ में ना शस्त्र लिए हुए लोग थे, सशस्त्र विद्युत वाहिनी संघ था, इन्हीं लोगों के द्वारा जातीय सरकार बनाया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान स्थापित कौन सी समानांतर सरकार सबसे ज्यादा समय तक चली, तो सबसे ज्यादा समय अगर बोलेगा ना तो बताएगा सतारा की सरकार थी। सतारा, सतारा कहां पड़ता दोस्तों, सतारा महाराष्ट्र में, ठीक है। और यह सरकार दोस्तों सबसे लंबे समय तक चली, ठीक है। बनी कब थी दोस्तों, यह सरकार बनी थी अगले साल, जैसे अगस्त 1942 में आंदोलन हुआ था, यह 1943 से स्टार्ट हुई थी। तो अगस्त 1943 से लेकर के यह चलती है, एकदम नजदीक आ जाती कहां पर, जब आपका कैबिनेट मिशन आता है उसके बाद तक, ठीक है।
तो याद रखेंगे मई 1946 तक, तो आप देखिए लगभग 3 साल का समय है, ठीक है, 3 सवा 3 साल का। तो ये सबसे लंबी चलने वाली सरकार है जो 17 में चली थी, इसको याद रखेंगे। बाकी जाति सरकार ये तमलुक को कहते हैं, मिदनापुर वाले को, और बलिया में चित्तू पांडे वाली सरकार थी वो अलग है, ठीक है। लिख रहा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 17 में स्थापित समानांतर सरकार का नेतृत्व किसने किया था, जो सबसे लंबा चला था दोस्तों। यहाँ कई सारे व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति है दोस्तों मुख्य रूप से जिनका नाम आता है, उनका नाम है दोस्तों क्रांति सिन्हा। क्या नाम है दोस्तों? क्रांति सिन्हा का नाम आता है। एक दोस्तों पाटन का नाम, नाना पाटिल का नाम आता है। किसका नाम आता है? नाना पाटिल का नाम आता है। तो 2-3 व्यक्ति हैं दोस्तों जो मिल करके इस 17 में अपनी सरकार स्थापित किए थे, याद रखेंगे, ठीक है। एक YV रेड्डी, मैंने ऐसे याद रखा है, आप कैसे याद रखते हैं आप जानिए, YV रेड्डी, ठीक है। सर रेड्डी बोल के चौहान लिख रहे हैं, हाँ तो हमको याद है ना, ठीक है, कैसे याद होगा बताइए इतना सारा नाम। तो क्रांति सिन्हा का नाम याद रखेगा, नाना पाटिल का नाम याद रखेगा। मैं नाना पाटिल का जगह नाना देशपांडे याद किया था, ठीक है, पाटिल याद ही नहीं हो रहा था, क्या करें भाई। देखिए हम कोई मशीन थोड़े, आप ऐसे समझिए हम मशीन है क्या? नहीं, हमें भी पढ़ना पड़ता है, जैसे आपको मेहनत करना पड़ता है ऐसे हमें भी करना पड़ता है। हमें भी चीजें 10 बार पढ़नी पड़ती, याद करनी पड़ती है, और बहुत सारे तथ्य ऐसे होते हैं जो याद नहीं होते, तो वहां पर छोटे मोटे ट्रिक बनाने पड़ते हैं, दिमाग में कुछ रखना पड़ता है कि नहीं सारी चीजें याद है। CR फार्मूला, ये CR मतलब चितरंजन दास मत समझ लीजिएगा, CR का मतलब क्या होता है दोस्तों? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, याद रखेगा, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी फार्मूला। जी हाँ दोस्तों, आइए अब इसकी बात कर लेते हैं। तो ये CR फार्मूला जो है दोस्तों, लिख रहा है कि कब प्रस्तुत किया गया, तो जब 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हो गया, उसके बाद दोस्तों ये बाद में चल के समानांतर सरकार वगैरह बन जाता है, उसके बाद चल के ये 10 जुलाई 1944 को दोस्तों ये CR फार्मूला किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? याद रखेंगे, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। लिख रहा है वर्ष 1944 में कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के समझौते, यहां दोस्तों अच्छा फिर से समझौता हो रहा है क्या? सब समझौता करा लो, ये सब मानने वाले नहीं हैं, ठीक है। ये किसने प्रस्तुत किया था? यही दोस्तों CR फार्मूला कहा जाता है, ये चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने ही प्रस्तुत किया था, ठीक है। किसने प्रस्तुत किया था? तो याद रखेंगे, नाम लिख लीजिए, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने बहुत प्रयास किया कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में जो मतभेद चल रहा है वो मतभेद दूर हो जाए, लेकिन उसके बावजूद भी क्या होता है, कुछ हो नहीं पाता है। कुछ समय के लिए मतभेद दूर होता है, फिर दोस्तों आगे वही हालात हो जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़िए, लिख रहा कि इस योजना में कहा गया कि मुस्लिम लीग भारतीय स्वतंत्रता की मांग का समर्थन करे एवं अस्थायी सरकार के गठन में कांग्रेस का सहयोग की भूमिका अदा करे। ये किसमें कहा गया दोस्तों? तो उसी CR फार्मूले में कहा गया। किससे कहा गया दोस्तों? ये जो लेकिन बात बताइए मुझे, ठीक है, CR फार्मूला जो चल रहा था ना, इसमें गांधी जी ने बड़ा सहयोग किया था, और गांधी जी के कहने पर जाकर मुस्लिम लीग शामिल हुई थी, बहुत मशक्कत करने के बाद। लेकिन फिर थोड़े समय बाद दोस्तों पहले राजी होती है, फिर बाद में मना कर देती है। आप देखिए कैसे मना होगा। लिख रहा है CR फार्मूले में किस आधार पर मुस्लिम बहुसंख्यक क्षेत्रों की मतगणना करके भारत में उनके संबंध विच्छेद पर निर्णय करने की बात की गई। तो कहा गया कि वयस्क मताधिकार प्रणाली लाया जाएगा, वयस्क मताधिकार प्रणाली लाया जाएगा, उसके आधार पर इस विच्छेद के ऊपर निर्णय लिया जाएगा। मतलब कहा गया पहले आप शामिल होइए, फिर हम बैठकर बातचीत करेंगे, एक वयस्क मताधिकार प्रणाली लाएंगे, उसके माध्यम से लोगों से पूछेंगे कि कैसे बंटवारा करना है, तब बातचीत होगा। CR फार्मूले की सभी शर्तें किस स्थिति में मानने की बात कहेगी। यहां पर टर्म कंडीशन मुस्लिम लीग का नहीं माना गया, यहां पर कहा गया कि हम सब कुछ पूरा करेंगे, लेकिन उसके पहले भारत को पूर्ण स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, भारत को पूर्ण स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, उसके बाद ही हम किसी भी शर्त को मानने को तैयार हैं, चाहे राष्ट्र का विभाजन ही क्यों ना हो। ये हम तब मानेंगे जब भारत स्वतंत्र हो जाएगा, तब मानेंगे, अन्यथा नहीं, ठीक है। आगे बढ़िए, लिख रहा किसने CR फार्मूले को कटा फटा एवं घून लगा पाकिस्तान देने की पेशकश करके दोस्तों ठुकरा दिया। आ गए ना अपनी औकात पे, ठीक है। अभी मैंने आपसे क्या कहा थोड़ी देर पहले, कभी माने और अभी मना करेंगे, तो याद रखिएगा ये मोहम्मद अली जिन्ना है। कसम से अगर व्यक्ति ना रहा होता ना तो देश अच्छा रहा होता, ठीक है। इस व्यक्ति के बारे में जब मैंने पढ़ना शुरू किया ना, मतलब हर समय दोस्तों देश में कवाहट का काम किसने किया है? ये मोहम्मद अली जिन्ना ने किया, पूरे देश का सत्यानाश कर दिया, ठीक है। अरे तुमको पाकिस्तान चाहिए था, तुम पहले अंग्रेजों से लड़कर भारतीयों के साथ मिलकर पाकिस्तान पहले अपने देश को आज़ाद कराए होते, बाद में बढ़िया तरीके से पाकिस्तान का निर्माण किए होते, अच्छा पाकिस्तान मिला होता। आज देखो क्या है तुम्हारे पास, ठीक है, क्या है तुम्हारे पास। तो समझो ये फिलहाल CR फार्मूले में अभी भी जो बातें कही गई, अभी दोस्तों इन सब ने एक्सेप्ट किया था। ये सब ऐसे व्यक्ति थे ना, शाम को आते थे कहते थे हमको सब एक्सेप्ट है, रात में घर जाते थे, सुबह आते थे कहते हमको पता ही नहीं, ठीक है, हमें कुछ भी राजी नहीं है, कुछ भी हमको नहीं पता, और इस तरह से
पलट जाते थे अपनी बातों से। देखिए यहां पर सीआर फार्मूले को कटा फटा घून लगा पाकिस्तान देने की बात की जा रही है कि ये तो ऐसा पाकिस्तान देने की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए खैर अलग बात है। लिख रहा किस योजना के अनुसार गांधी जी ने पाकिस्तान की मांग को स्वीकार कर लिया, ठीक है। यही पर दोस्तों अभी तक तो गांधी जी भारत विभाजन की बात नहीं कर रहे थे, लेकिन अंततः जब गांधी जी को लगा कि अब कोई रास्ता नहीं बचा है तो दोस्तों ये जो सीआर फार्मूला था, ये सीआर फार्मूला के तहत गांधी जी मान गए कि चलो ठीक है तुमको यही चाहिए, पाकिस्तान चाहिए तो मिलेगा, लेकिन कब, पहले भारत को पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो जाने दो तब हम तुमको पाकिस्तान देंगे, ठीक है। ये और ऊपर से फिर इन सबका नाटक चालू है। लिख रहा बंबई में किस युद्धपोत पर तैनात नौसैनिकों ने क्या कर दिया दोस्तों, विद्रोह कर दिया। तो बताइए कौन से नौसैनिक थे, याद रखेंगे उस समय में भी आईएनएस था, पता है कि नहीं। जैसे आज हम आईएनएस पढ़ते हैं उस समय भी आईएनएस था, उस समय आईएनएस तलवार था। क्या नाम था इसका दोस्तों, आईएनएस तलवार था, जिस पर इस नौसेना ने विद्रोह किया था। कब ये विद्रोह हुआ था दोस्तों, तो याद रखेंगे ये विद्रोह हुआ था फरवरी 1946 में। कब हुआ था, फरवरी 1946 में नौसेना विद्रोह हुआ था। अच्छा किस कारण, मान लीजिए आपसे सवाल पूछ दिया कि नौसेना विद्रोह किस कारण हुआ था, तब क्या बताएंगे, ये खाने पीने को लेकर के क्वालिटी वाली चीजें नहीं मिल रही थी उसके कारण हुआ था, तात्कालिक कारण, ठीक है। पढ़िए, लिख रहा नौसैनिक विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था। जिस तरह से मंगल पांडे वाले में पढ़ते हैं ना कि 1857 की तात्कालिक कारण में क्या आते हैं, कारण बहुत सारे थे, लेकिन उसमें चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग किया जा रहा था, जिसमें हिंदुओं को गाय की चर्बी वाले और मुसलमानों को सुअर की चर्बी वाले कारतूस दिए जा रहे थे, इस वजह से वो तात्कालिक कारण में आता है, ठीक है। लेकिन जब यहां पर आप बात करेंगे उसी तरह से यहां भी तात्कालिक कारण में क्या आता है दोस्तों, सीधे सीधे एक लाइन की बात करेंगे तो मुख्य रूप से दोस्तों खराब खाना इसका क्या था, तात्कालिक कारण था। लेकिन दोस्तों अगर मूल कारण की बात करें, भाई इसका कुछ ना कुछ मूल कारण भी रहा होगा ना, तात्कालिक कारण तो ठीक है, मूल कारण क्या था, तो मूल कारण में दोस्तों आता है कि आजाद हिंद फौज के सैनिकों पर जो लाल किला मुकदमा अंग्रेज चला रहे थे उसकी वजह से, ठीक है। आजाद हिंद फौज के अधिकारियों पर लाल किला मुकदमा जो चल रहा था, ये वो उसका रोज था, ठीक है। अच्छा इस मुकदमे में दोस्तों अगुवाई कौन कर रहे थे कांग्रेस की तरफ से, तो भूला भाई देसाई कर रहे थे, मैंने आपको बताया था। बाकी ऐसे जवाहरलाल नेहरू हो गए और काटजू साहब हो गए और आपके तेज बहादुर सप्रू जी हो गए, ये लोग का भी दोस्तों बहुत बड़ा योगदान था, याद रखेंगे, ठीक है। आगे लिख रहा नौसैनिक विद्रोहियों की समिति का नेतृत्व दोस्तों किसने किया था, ये जो नौसेना विद्रोह हुआ था, ठीक है। ये जो नौसेना विद्रोह हुआ था ये हुआ कब था दोस्तों, हमने पढ़ा कि हुआ था फरवरी 1946 में हुआ था। और इस विद्रोह का नेतृत्व दोस्तों किसने किया था, तो याद रखिएगा इनका नाम था एमएस खान। क्या नाम है दोस्तों, एमएस खान ने इस विद्रोह का क्या किया था, नेतृत्व किया था। और कहां से कहां तक दोस्तों ये नेतृत्व फैला था, मतलब ये विद्रोह कहां से कहां तक फैला था, तो ये विद्रोह दोस्तों बंबई से शुरू हुआ था। बंबई से शुरू होकर दोस्तों दक्षिण भारत में मद्रास चला गया था और मद्रास से फिर ये कहां चला गया था दोस्तों, कराची तक चला गया था, याद रखेंगे, ठीक है। ये भी अच्छा सवाल है। लिख रहा लाल किले में चल रहे आजाद हिंद फौज के ऐतिहासिक मुकदमे में सहयोग दोस्तों किसने किया था, तो कई लोगों ने सहयोग किया था, जैसा कि मैंने बताया दोस्तों भूला भाई देसाई का नाम याद रखेंगे, भूला भाई देसाई का नाम याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है। इसके अलावा दोस्तों जवाहरलाल नेहरू का नाम याद रखेंगे, जवाहरलाल नेहरू जी का नाम याद रखेंगे, तेज बहादुर सप्रू का नाम याद रखेंगे, तेज बहादुर सप्रू का नाम याद रखेंगे, साथ ही साथ दोस्तों काटजू जी का नाम याद रखेंगे, ठीक है, काटजू, ठीक है। तो याद रखेंगे दोस्तों ये सारे लोग दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और एक नाम और आप यहाँ पे रखिएगा, अरोड़ा आसफ अली। जी हाँ दोस्तों, अरोड़ा आसफ अली। इसके पहले अरोड़ा आसफ अली के बारे में हम लोगों ने भारत छोड़ो आंदोलन का जो भूमिगत आंदोलन चल रहा था उसमें भी योगदान पढ़ा, ठीक है। तो स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से बहुत सारी किताबें लॉन्च हुई हैं। किताबों के अलावा हमारा हैंड रिटन नोट्स भी लॉन्च हुआ दोस्तों। इसको अगर आप परचेज करते हैं तो सीधा आपको प्रिंट आउट कराना पड़ेगा, किताब लेते हो तो किताब आपके घर जाती है। देखिए जुड़े रहिए स्टडी 91 से। सच में अगर आप चाहते हैं हर विषय पर, हर टॉपिक पर सीक्वेंस में क्लास हो, ठीक है। देखिए यूट्यूब पर 1000 लोग आपको मिल जाएंगे, लेकिन एक सीक्वेंस में पढ़ाने वाला कोई नहीं मिलेगा, ठीक है। हर आदमी केवल आपको मसाला देने में लगा है, हर आदमी आपको अपने तरफ आकर्षित करने में लगा है। कोई व्यक्ति नहीं चाहता कि आप पूरी बातें जानिए, ठीक है। स्टडी 91 ये चीजें करके दिखा रहा है और हम ये डंके की चोट पे इसलिए कर सकते हैं कि अब हमारा हिस्ट्री समाप्त होने वाला है। आगे दोस्तों हम लोग इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी या पॉलिटी में से कोई एक सब्जेक्ट उठाएंगे और इसी तरह से टॉपिक वाइज चीजें उसमें भी पढ़ते चलेंगे ताकि सब कुछ आपके दिमाग में रहे, बना रहे। और जो बच्चे फाउंडेशन बैच नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं या पेड बैच नहीं परचेज कर सकते हैं, वो कम से कम यूट्यूब के माध्यम से तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर ऑलरेडी कवर कराई गई, कहीं कोई कमी नहीं है, ठीक है। बाकी अगर आप फाउंडेशन बैच में आते हैं तब तो जानिए कि आप भारत का बड़े से बड़ा एग्जाम भी दे सकते हैं। जिस चीज के लिए लोग 50,000 रुपया इंडिविजुअल बैच के नाम पे खर्च करते हैं, आप अपने इस बैच को कंपेयर कर लेना, नोट्स उठा के देख लेना, बना लेना।
लेना, देख लेना और कंपेयर कर लेना कि क्या फ़र्क है दोनों स्टडी मटेरियल में, ठीक है। जो चैप्टर, जो टॉपिक आपको यहाँ पढ़ाया जाता है, जो टॉपिक आप बाहर पढ़ते हैं वहाँ और इनमें क्या फ़र्क है ये आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन दोस्तों ये समाप्त होता है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।